हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जो हमारे यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसके साथ बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो सेल से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो होती है, मान लीजिए मैंने पहले बताया था कि आपको मान लीजिए घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं कि ईंट की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको सोचना पड़ेगा ईंट बनी कैसी है। ईंट हमारी बनी है मिट्टी से, ठीक है। मान लीजिए हमारी ये मिट्टी है, ये हमारी मिट्टी हो गई, ठीक है। मिट्टी और प्लस हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। इससे हमने क्या बनाई, ईंट बनाई, ठीक है। अब कई सारे ईंटों से हमने क्या बनाया, दीवार बनाई, दीवार बनाई, ठीक है। अब दीवार से हमने क्या बनाया, इसके बाद क्या हमने बनाया, घर बनाया। तो हमारा घर पहले मिट्टी और पानी मिलके ईंट बनी, ईंट से दीवार बनी, दीवार से फिर घर बना। तो इसी तरह हमारा सेल भी होता है, ठीक है। हमारे बॉडी का जो बॉडी कैसे बनी होती है, तो पहले सबसे पहले हमारे आते हैं एटम। एटम से क्या बनते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल से हमारे क्या बनते हैं, तब हमारा सेल बनता है। सेल से हमारा बनता है टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू से हमारा क्या बनता है, टिश्यू से हमारे बनते हैं ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन से हमारे बनते हैं ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, जब मैंने चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने बताया है। तब इसके बाद ऑर्गन सिस्टम को मिलाएंगे तो हमारी एक बॉडी बनती है। इस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो हमें इस वीडियो में पढ़ना सेल क्या होती है। तो आइए सेल के बारे में देखते हैं। तो सेल जो होती है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, हमारे जो लाइफ की है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे इसका मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी सेल है, चाहे जिस सेल की अगर हम बात करते हैं, सेल का कोई ना कोई देखिए स्ट्रक्चर हो। ऐसे सेल होती है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जब आप सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सेल थ्योरी में बताया गया था, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमारा मधुमक्खी के छत्ते जैसा हमारा सेल होता है, ठीक है। तो सेल का देखिए एक ना एक स्ट्रक्चर इसका है, इसका मतलब देखने में कुछ तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और इस सेल का जो है कोई ना कोई फंक्शन है, ठीक है। इस सेल का कोई ना कोई फंक्शन है, इसलिए इसको बोला गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है, ठीक है। आई होप आपको सेल की डिफिनेशन पता चल गई होगी। आगे बात करते हैं, जो हमारा सेल है, सेल सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था, और उसका सबसे पहले जो नाम रखने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। आपको यह नाम याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी और सेल का नाम रखा था। यह कब किए थे, 1665 ईस्वी में किए थे। और आपको यह भी जानना है कि यहाँ पे डेड सेल की खोज हुई थी। जब आप सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो जो सबसे पहली जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल की खोज किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। तो ये दो नाम आपको याद रखने ज़रूरी है, ठीक है। जब हम सेल की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो आप देखिए, हिंदी मीडियम से अगर हैं तो आप वर्ड का मतलब यहाँ पे लिख लिया करिए अपने पेंसिल से। तो साइटो का मतलब हो गया सेल, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, या उसको बोल सकते हैं सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। आपको यहाँ पे नोट्स मैंने लिखे हैं, तो इस नोट्स को आप हमेशा याद रखिएगा। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को जो निर्माण हुआ है 200 डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिफरेंट सेल होते हैं उनसे हुआ है। मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी जो बनी है 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। अब बात करते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, यह 10 की पावर 14 या बोल सकते हैं 100 ट्रिलियन सेल से मिलके बनी होती, मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनी होती है।
ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, एक यूनिसेलुलर में रखते हैं, एक मल्टी सेलुलर में रखते हैं। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब समझ लीजिए। यूनि का मतलब होता है एक या सिंगल बोल सकते हैं, जो एक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी मतलब होता है कई, जो कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है, कई टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया यूनिसेलुलर। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट जो हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। मल्टी सेलुलर, ठीक है। देखिए यूनि का मतलब हो गया क्या, सिंगल, और सेलुलर का मतलब क्या हो गया हमारा, सेल। और यहाँ पे मल्टी का मतलब हो गया क्या, मेनी, और सेलुलर का मतलब क्या हो गया हमारा, सेल, ठीक है। जो एक टाइप के सेल से मिलके बनी होती हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। मान लीजिए कोई सेल है, देखिए सभी सेल देखिए एक जैसी यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, ये सारी सेल है। मान लीजिए सेल देखिए सभी की साइज जो है सेम है, एक ही जैसी दिख रही हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, यूनिसेलुलर, ठीक है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो कोई सेल इस तरीके से बना, कोई सेल इस तरीके से बना, कोई सेल इस तरीके से है, तो इसमें सेल अलग अलग तरीके से जो कई सारे सेल से मिलके बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हमारा प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया। और मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट हो गए, ह्यूमन सेल हो गया। तो हमने बोला कि जो ह्यूमन सेल होती है 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, हमारा जो आगे आता है टाइप ऑफ सेल। जो हमारा सेल होता है दो तरीके से होता है, एक हमारा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक हमारा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे दोनों का मतलब समझ लेते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। यहाँ पे आप प्रो का मतलब लिख सकते हैं क्या, प्रिमिटिव, जिसको बोल सकते हैं पुराना। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, कहीं भी कैरियोटिक हो, कैरियोटिक मतलब कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलेंगे, ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जैसे आर्कोबैक्टीरिया, इसमें जो ये जो सेल होती है, इसका जो सेल होता है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोल दिए, प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिए। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यू का मतलब होगा ट्रू, ठीक है, यू का मतलब होगा ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल में होगा एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, ये सब आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको याद दिलाते हैं, मान लीजिए कोई आपसे आया पूछ लिया कि आप यूकैरियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो। अगर आपको आसानी से याद रखना तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। यू मतलब क्या होता है, तुम, ठीक है, तुम क्या हो, यूकैरियोटिक हो, ऐसे याद कर लीजिए। यू मतलब तुम क्या हो, यूकैरियोटिक हो, तो हम क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा आता है, एक जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स में हर साल आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए आप अगर हिंदी मीडियम से, आप धैर्य से बस वीडियो को देखते रहिए, जो आपको मीनिंग्स नहीं आती आप पेंसिल से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। मैं आपको नोट्स ट्रिक फार्मेसी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता, आप व्हाट्सएप ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, उसको प्रोकैरियोटिक बोलते थे। यूकैरियोटिक उसको बोलते थे जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, इसमें जो सेल साइज होती है ये जनरली स्मॉल होती है, ठीक है। सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो सेल साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें सेल साइज जो होती है लार्ज होती है, ठीक है। पहला डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा क्या है कि इसमें न्यूक्लियस, मैंने बोला कि प्रिमिटिव होता है, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
अब तीसरी बात करते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, सभी जनरली देखा गया कि जो प्रोकैरियोटिक हैं यह यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन हमारे जो हमारे यूकैरियोटिक है ये मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक हमारे जो जनरली होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें सेंट्रियोल जो होता है एब्सेंट होता है। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स होता क्या वहाँ पे आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को मिस मत करिएगा। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कर लीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों को भी कर दीजिएगा शेयर। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें जो सेंट्रियोल होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें राइबोसोम जो होते हैं 70S के होते हैं, ठीक है। अभी आगे बताएंगे राइबोसोम वाला, जब सेल का भी स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि राइबोसोम कैसे किसमें कितना होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम की, तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हमारे जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक से अधिक होते हैं, ठीक है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है मिटोसिस के थ्रू होता है, मतलब कि इसमें फिजन और बडिंग के थ्रू होता है। लेकिन इसमें जो यूकैरियोटिक है इसमें जो सेल डिवीजन होता है मिटोसिस और मायोसिस दोनों के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें जो हमारे प्लास्टिड होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें हमारे यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करते हैं लाइसोसोम और पैराऑक्सीसोम की, तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन हमारे जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हमारे जो गोल्जी अपरेटस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सब हमारे जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 7 मार्क्स में आते ही आते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी एक ऑर्गेनेल्स को पूछ लेता है एग्जाम में 7 मार्क्स में, उसको पूरे ब्रीफ में लिखने रहते हैं। तो इस वीडियो को मिस एकदम मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हमारा जो सेल का स्ट्रक्चर हुआ है कई सारे ऑर्गेनेल्स को मिलके हुआ है। तो पहला हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इन सब से हमारा क्या बना, एक सेल बना। तो आइए सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो आपका और डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा बना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारी सबसे आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं हमारा लाइसोसोम, ये हमारा जो बीच में होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। सभी को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक जेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखिए ब्लैक भरा गया पूरा, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में काला दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक घुमाव जैसा ऐसे दिख रहा है, ठीक है, इधर उधर जाने वाला, तो इसको बोलते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके से होता है, एक हमारा RER जिसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हमारा होता है SER जिसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। आगे क्यों बोलते हैं इसको बताएंगे कि इसको RER क्यों बोलते हैं, इसको SER क्यों बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए नीले नीले कलर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे दाने जैसा, तो इसको बोलते हैं हम राइबोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको सेल का स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं बच्चों के हेल्प से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने सभी कैमरे को सेटिंग की है, ठीक है, उनका बहुत ही सहयोग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, गांव के हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। पहले सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि यह सबसे आउटर जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मैंने पहले बताया कि यह हमारा क्या होता है कि आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। तो यह क्या करता है कि जो सभी अंदर के जो भी ऑर्गेनेल्स है इसको क्या कर रहा है, इसको ढक के रखा है,
ढक के रखा हुआ है ना, और इसको क्या करता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कि मतलब इनको ख़राब होने से बचा भी रहा है। ठीक, एक सुरक्षा कवच की तरह भी हमारा सेल मेम्ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है यह एक 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला हमारा होता है प्रोटीन इसमें 55% से मिलके बना होता है। लिपिड जो होता है 40% होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है 5% होता है। तो प्रोटीन जो को अगर कई सारे एमिनो एसिड को मिला देते हैं, ठीक है, कई सारे एमिनो एसिड को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा प्रोटीन बन जाता है। लिपिड तो आप जानते ही, कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, उसको हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें 2 लेयर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई लेयर। बाई का मतलब 2, लेयर का मतलब हो गया परत। ठीक है, तो आइए आपको थोड़ा समझा देते हैं, यहाँ पे लिख के समझाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, बाई लेयर होती है। अभी आपको उसमें भी डायग्राम दिखाते हैं। इस तरीके से ऐसे बना होता है, ऐसे चैनल होता है, यहाँ पे ऐसे चैनल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, ऐसे बाई लेयर होती है। एक लेयर हमारी ए हो गई, एक लेयर हमारी ए हो गई। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो यह हमारी फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। फास्फोलिपिड की क्या होती है? बाई लेयर होती है। तो हमारा यहाँ पे लिखा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। तो ये बाई लेयर किसकी कंटेन करती है? फास्फोलिपिड की। ठीक है, तो इसमें अगर फास्फोलिपिड की जो लेयर, अगर हम एक ऐसे टुकड़े को काट कर थोड़ा देखें, तो अगर इसको हम जूम करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका जो है ये हेड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं टेल बोलते हैं। ये इसका सर है, इसकी पूँछ है। तो हेड वाले को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं, या लिपोफिलिक, और लिखा गया है, और लिपोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक जो मतलब वाटर से लव करे, मतलब कि जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। जो लिपिड में डिजॉल्व हो उसको हम क्या बोलेंगे? लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सारा समझ में आया होगा। तो वही चीज़ें लिखी गई हैं। द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव 2 पार्ट्स। ठीक है, फास्फोलिपिड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होता है, एक हाइड्रोफोबिक। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? जो टेल है, टेल आपको दिख रही है, यह हमारा क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यह जिस चीज़ को सेलेक्ट करेगी उसी को मतलब पार करेगी, एक पार से दूसरे पार ले जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सोडियम जो आयन है, अगर उसको सेलेक्ट करती है तो वही पार होकर जाएगा। क्लोराइड है, उसको सेलेक्ट करती है तो वही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारी देखिए बाई लेयर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर एक यहाँ पे अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, हमारा लिपोफिलिक पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक ब्लू कलर सा ऐसा दिख रहा होगा कहीं कहीं पे ऐसा, ये हमारे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि जो हमारे फास्फोलिपिड की बाई लेयर है उसको ऐसे मतलब सीधे बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पेरीफेरल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मैंने बताया कि हमारा जो हमारी ये लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये 55% जो होता है प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ठीक है, और 5% हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्रोटीन चैनल है। ठीक है, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इससे आर पार आ जा सकते हैं, तो इसको ना बनाइएगा। ठीक है, यहीं से मैंने इसको इरेज नहीं किया है, इसको मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लीजिए एक हमारा इंट्रेगुलर
प्रोटीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है। पहला क्या करता है कि जो भी हमारे सेल के अंदर जो भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कि मतलब जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, मान लीजिए कि हमारे सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, अंदर की जितने भी ऑर्गेनल्स है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये हुआ। दूसरा क्या करता है कि हमारा जो सेल है उसको एक स्पेसिफिक शेप देता है, कि मतलब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसी के हेल्प से एक स्ट्रक्चर सेल को मिली है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है यह क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस इसमें जाने हैं, कौन से आने हैं, उसको कंट्रोल करने का भी काम करेगा। आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा मोड़ा जानिए। ठीक है, और इसके साथ क्या करता है कि प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस दैट कैन बी हार्मफुल फॉर सेल। अगर कोई भी सेल के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो उसको क्या करेगा, यह उसको अंदर जाने से रोकेगा, जिसकी वजह से अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन आपने लिख लिया। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म देख लीजिए, यह एक हमारा फ्लूइड होता है जो हमारे सेल के अंदर होता है। ठीक है, यह इसमें 80% जो होते हैं वाटर होते हैं। तो एक देखिए मैंने ऐसे से बिंदी बिंदी करके ऐसे बनाया है, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो ये हमारा देखिए साइटोप्लाज्म है। तो इसमें जो होता है 80% वाटर होता है। ठीक है, यह एक लिक्विड जैसा होता है। इस तरीके से आप बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया है कि यह सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यह 80% वाटर से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर सभी फ्लोट करते हैं। फ्लोट मतलब तैरते हैं। तो देख लीजिए हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया सभी क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो वही लिखा गया है। बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसको तो ज़रूर से देख के जाइएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है एक स्पेसिफिक को ही। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, बस आप धैर्य के साथ वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस देख लीजिए, जो हमारा सेल है, सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स माना जाता है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसमें डबल लेयर होती है। ठीक है, डबल लेयर कैसी होती है, देख लीजिए, एक लेयर ए हो गई हमारी, एक लेयर हमारी ए हो गई। ठीक है, तो इसमें डबल लेयर होती है। और आगे बात करते हैं कि जो हमारी डबल लेयर होती है ये हमारे फास्फोलिपिड की और प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को जो खोजने वाले, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन था। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियस की खोज की थी। आगे बात करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं या ब्रेन ऑफ सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा क्या करता है, न्यूक्लियस करता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो स्ट्रक्चर आइए यहाँ से नहीं, इसके डायग्राम से देख के समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए एक आउटर मेम्ब्रेन दिख रही होगी आपको। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये हमारा फास्फोलिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। और इसमें देखिए धागे जैसा दिख रहा होगा ढेर सारा, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए बीच में एक काला सा, मैंने जब न्यूक्लियस का सेल दिखाया, न्यूक्लियस दिखाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने दिखाया था जो सेल वाला पूरा दिखाया था, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसमें देखिए एक लिक्विड ऐसे पाया जाता है जिसको आप मैट्रिक्स बोल सकते हैं या बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस पोर है। पोर मतलब क्या होता है, छेद होता है। तो न्यूक्लियस का छेद है तो इसलिए इसको बोल दिया न्यूक्लियर पोर बोल दिए। तो ये हम देख लीजिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा, देखिए न्यूक्लियस मान लीजिए मैंने बना लिया। तो ये देखिए न्यूक्लियस का क्या है, मेम्ब्रेन है। तो देखिए दो मेम्ब्रेन इसमें है, एक ऊपर वाली हो गई, इसको बोल दिए आउटर मेम्ब्रेन,
ये देखिए अंदर वाली इसको बोल दिए इनर मेम्ब्रेन बोल दिए। और इसके अंदर धागे जैसा दिख रहा है इसको बोल दिए क्रोमैटिन। और इसके अंदर ऐसे लिक्विड है, इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया। ठीक है। और इसमें देखिए एक छेद दिख रहा है जिसके हेल्प से जो हमारे डीएनए आरएनए हैं वह अंदर मतलब बाहर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गया न्यूक्लियस पोर। ठीक है। ये न्यूक्लियस का छेद है इसलिए बोल दिए इसको न्यूक्लियस पोर बोल दिए। जो हमारा क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन जो होता है धागे जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है। जब यही कंडेंस हो जाता है, कंडेंस मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई तार है, ठीक है, मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को क्या करते हैं कि ऐसे खींची हुई है। ठीक है। जब उसको छोड़ते हैं तो ऐसे कंडेंस हो जाती है। ठीक है। मान लीजिए स्प्रिंग ऐसे है। ठीक है। मान लीजिए आपने खींचा है अभी, ठीक है, अगर खींचे हैं तभी अगर छोड़ते हैं तो ऐसे नज़दीक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं कंडेंस बोलते हैं। ठीक है। कंडेंस कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमारा यह क्या है, यह मान लीजिए क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन को कंडेंस करता है एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन इसको कंडेंस करके किस में बना देता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देता है। इसको आपको बताया जाएगा आगे सेल डिवीज़न में बताया जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को तुरंत कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आई होप आपको न्यूक्लियस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। ठीक है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, पहला क्या करता है कि जो सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल मैंने बताया कि डीएनए होते हैं, तो डीएनए जो हमारे होते हैं राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम मैंने बताया कि कैसे होते हैं, तो राइबोसोम मैंने अभी आपको दिखाया कि ऐसे हमारे राइबोसोम होते हैं। इसके वजह से वैसे हमारे क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं डीएनए ऐसे हमारा होता है, आगे आपको बताया जाएंगे भी। और यह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है। मतलब जो प्रोटीन कैसे बनती है उसमें भी हेल्प करता है। जब डीएनए रहेगा तभी तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, तो आगे आपको बताया जाएगा ट्रांसलेशन वहाँ पे कैसे प्रोटीन बनती है। और यह सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। मैंने बताया कि अगर आपको यह जो समझना न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होती है, इसमें जो हमारा क्रोमोसोम होता है, अगर इसके बारे में आपको अच्छे से समझना है तो आपको सेल डिवीज़न देखने ही पड़ेंगे। तो सेल डिवीज़न का आप वेट करिए तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यह क्या करता है कि जो हमारा आरएनए होता है उसको भी बनाने का काम करता है, सिंथेसाइज करने का काम करता है। क्योंकि हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए पहले होते हैं, डीएनए से हमारे क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं। ठीक है। तो आपको आगे ये सभी चीज़ें बताई भी जाएंगी। ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला आता है ऑर्गेनेल्स गोल्जी ऑपरेटस, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है गोल्जी ऑपरेटस। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो हमारा गोल्जी ऑपरेटस होता है यह हमारे न्यूक्लियस के पास में ही होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के पास में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा देख लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में हमारा क्या है, गोल्जी ऑपरेटस होता है। ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है। और जो हमारा गोल्जी ऑपरेटस होता है यह 4 से 6 देख लीजिए यहाँ पे ऐसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो ऐसे 4 से 6 जो स्ट्रक्चर आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उससे मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है। और हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन जब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, ठीक है, मान लीजिए कि मान लीजिए कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बना दिया। ठीक है। तो इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाया, अब प्रोटीन बनी तो प्रोटीन अब स्टोर भी होना चाहिए। तो प्रोटीन को स्टोर करने का काम हमारा कौन करता है, ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यही इसको स्टोर करने का काम करते हैं प्रोटीन का। अब जहाँ जिस सेल को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ये क्या करेगा, उस सेल को प्रोटीन दे देगा। ठीक है। तो यही वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यह प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है जितनी भी सेल होती हैं उसके पास। ठीक है। और जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी ऑपरेटस है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, इसकी डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवर की थी। तो यहाँ पे इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है थैले जैसा, तो इसको बोलते हैं हम
सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसमें अगर ल्यूमन आपको दिख रहा होगा, ल्यूमन मतलब होता है जो गैप होता है, इसके जो बीच जो एक गैप आपको दिख रहा है, मान लीजिए एक गैप है, एक इसके बीच जो गैप दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमन बोलते हैं। तो इसमें देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो गैप दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं, और इसको हम वेसिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह भी गोल्जी ऑपरेटर्स भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER बोलते हैं, ER बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह नेटवर्क जैसा दिखा होता है जो हमारे न्यूक्लियस से अटैच होता है। तो आपको डायग्राम में दिखाते हैं। तो हमारा देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारा अटैच क्या होता है, हमारा ये नेटवर्क जैसा जो स्ट्रक्चर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हमारा पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से अटैच क्या होता है हमारा, यह हमारा इंडोप्लाज्मिक अटैच होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ER इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन अटैच विद द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो टाइप का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SER बोलते हैं। ठीक है, SER, तो इसको क्या बोलते हैं, SER बोलते हैं। और हमारा जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम बोलते हैं RER बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह जो होता है कि राइबोसोम को नहीं कंटेन करता, मतलब इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे जिस पे मतलब ये बिंदी नहीं दिख रही है। ठीक है, ये मतलब जो डॉटेड नहीं दिख रहे हैं तो मतलब वो हमारा क्या है, SER है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हमारे जो बिंदी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ये हमारे राइबोसोम इसको बोलते हैं। तो जिस पे नहीं दिख रहे हैं उसको हम क्या बोल दिए, SER बोल दिए। और जिस पे दिख रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिए। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और यह क्या करते हैं कि जो लिपिड होते हैं, स्टेरॉयड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं। और हमारे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इस पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसके सरफेस पे देख लीजिए राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोल दिए रफ। रफ मतलब होता है क्या, खुदरा। और स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना। तो ये देखिए चिकना दिख रहा है, ये देखिए खुदरा दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर दाने पड़ गए, पिंपल आ गए हैं। ठीक है, जिसपे पिंपल है वो हमारा क्या हो गया, रफ हो गया। जिसपे पिंपल नहीं है वह हमारे क्या हो गए, SER। ठीक है, तो हमारे जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और जिस पे राइबोसोम होंगे वो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम की हेल्प से ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डायग्राम आपको दिख रहा है, आप यहाँ से देख लीजिए। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन पहले प्रोटीन का सिंथेसिस बनाते, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और इसके साथ प्रोटीन की फोल्डिंग भी करते हैं। आपको आगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे मतलब कि प्रोटीन का फोल्डिंग करने का काम हमारा कौन करता है, यह हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और जो लिपिड है, लिपिड की बायोजेनेसिस करने का काम हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कैल्शियम को भी स्टोर करने का काम करता है। कैल्शियम को जो स्टोर करता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्माकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको जब हाइपरटेंशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मेटाबॉलिज्म में भी जो हेल्प करता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और जो एंजाइम है, एंजाइम जो लीवर सेल में प्रेजेंट होती हैं उसको भी सिंथेसाइज करने का काम हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करने का काम करता है। और क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कि मतलब कि जो हमारे प्रोटीन बने थे, ठीक
ठीक है। प्रोटीन हमारा कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह क्या करेगा कि जो प्रोटीन बना है, प्रोटीन कहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ, यह हमारा किसको होता था, गोल्जी ऑपरेटर्स को, गोल्जी ऑपरेटर्स से हमारे सेल को ट्रांसपोर्ट होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं महा इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, डबल मेम्ब्रेन जो हमारा ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें देखिए एक लेयर हमारी ए हो गई, एक लेयर ए हो गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डबल लेयर मेम्ब्रेन बोल दिया, ठीक है। तो हमारा जो यह माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स है या डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसकी जो डायमीटर होता है 0.5 से 10 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको यह क्या करती है कि जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद एटीपी बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मान लीजिए कोई आपने खाना खाया, ठीक है, आपको समझा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने रोटी खाया, ठीक है, रोटी खाने के बाद रोटी से क्या मिल गया, हमारा ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। आपको आगे जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। अब पायरुवेट जो होता है ये हमारा देखिए 6 कार्बन से मिलके बना होता है, ये हमारा क्या 3 कार्बन से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन था, यहाँ पे 6 कार्बन को अगर तोड़ेंगे तो मतलब 2 पायरुवेट बनेगा, 2 पायरुवेट बना। अब हमारा ये जो पायरुवेट है हमारा चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा तो यहाँ पे चलती क्रेब्स साइकिल, आगे जाएंगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब क्रेब्स साइकिल के बाद हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे एटीपी बनता है। तो मैंने ऐसे शॉर्ट में बता दिया कि एटीपी कैसे बनती है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कोलिकर। इन्होंने 1857 में इसका डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा देखिए डबल लेयर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एक हमारा इसको बोलते हैं आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं इनर लेयर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटर लेयर, इनर लेयर। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको एक अंगुली जैसी ऐसे मतलब कि ऐसे दिख रहा होगा, अंगुली जैसे मुड़ी हुई, तो इसको हमने बोल दिया क्या, क्रिस्टी बोलते हैं। अंगुली जैसी जो संरचना दिख रही है इसको हमने बोल दिया क्रिस्टी, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके अंदर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इनर चैम्बर। अगर इसके बाहर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं आउटर चैम्बर। तो यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहा है तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ये हमारा देखिए नीले कलर का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। और यहाँ पे देख लीजिए एक धागे जैसा ऐसा दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं डीएनए बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया है कि ऐसे आप बना के एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका पहला फंक्शन है कि यह एटीपी बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है, कैल्शियम बैलेंस करने का काम करता है। और जो स्टेरॉयड होते हैं उसको बनाने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो न्यू सेल हैं उसको क्या करता है, प्रमोट, और उस पर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसके साथ साथ जो सेल मल्टीप्लाइकेशन मतलब एक सेल से कई सेल बनने में भी मदद करता है। और इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करने का काम हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इम्यूनिटी मतलब कि बोल सकते हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो होता है कि यह भी हमारा क्या होगा, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। यह जो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें पाई जाती है, लाइसोजाइम पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा लाइसोसोम होता है इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर कोई पूछ ले सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं तो आप तुरंत जवाब देंगे लाइसोसोम को बोलते हैं। क्योंकि यह क्या करता है, जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया और अदर चीज़ें जो होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा हमारा होता है, लाइसोजाइम होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारा जो होता है राइबोसोम, जो हमारा सबसे लास्ट ऑर्गेनेल्स मैंने यहाँ पे बताया है राइबोसोम इम्पॉर्टेंट है। तो राइबोसोम जो होता है कि यही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना कि कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है हमारे सेल के अंदर जिस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन लेस होता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम जो होता है इसमें 65% जो होते हैं आरएनए होते हैं, वो भी कौन सा आरएनए होता है। तो आरएनए 3 तरीके से होता है, तो यहाँ पे बता देते थोड़ा। आरएनए 3 तरीके का होता है, एक आरएनए, एक mRNA, एक tRNA, ठीक है। 3 तरीके से हमारा आरएनए होता है। तो हमारा जो राइबोसोम होता है इसमें हमारा 55% जो हमारा होता है आरएनए होता है और 35% जो होता है हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। हमारा राइबोसोम मैंने शुरू से मैं बताता चला आ रहा हूँ कि जो हमारा राइबोसोम है इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यही प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस यही करता है। तो आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखनी है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, उसको बोलेंगे राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन हमारा बनता है एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड के फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसमें आरएनए का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कई सारे एमिनो एसिड को मिला देंगे, तो एमिनो एसिड मान लीजिए हमने मिला दिया, एमिनो एसिड से हमारा क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। आपको बताया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन जब आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है। हमारा जो राइबोसोम होते हैं 2 तरीके से होते हैं। पहला हमारा था 70S राइबोसोम, मतलब 70S के, एक 80S के होते हैं। जो 70S जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोट में होते हैं, और जो 80S के राइबोसोम होते हैं ये हमारे यूकैरियोट में होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 70S की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। स्मॉलर यूनिट हमेशा 30S की होती है। आपको यही डाउट यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें जो देखिए 30 और 50 ऐड करते हैं तो 80 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे 40 और 60 कितना होगा, 90 होगा। तो आपको यही वेरिएशन देख के चलना है, तो यहीं पे ज़्यादा लोग की कन्फ्यूजन होती है। तो हमारा जो स्मॉलर यूनिट होती है 70S की, ये हमारा 30S का होता है। जो लार्जर यूनिट होती है ये हमारी 50S की होती है। और जो अगर हम 80S की बात करते हैं, इसमें जो हमारी स्मॉलर यूनिट होती है ये हमारी 40S की होती है, और हमारी जो लार्जर यूनिट होती है हमारी ये 60S की होती है। इसका एक ही फंक्शन है, ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएगा। मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए कौन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वास्तव में अच्छी लगी, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।